बुक्स फिर आपको पढ़नी पड़ेंगी, उनमें टाइम लगता है, वो प्रॉपर भारी किताबें होती हैं और हो सकता है आपने 4 चैप्टर पढ़े उसमें से क्वेश्चन 2 ही आए, क्योंकि वो पेपर के हिसाब से नहीं लिखी होती कई बार। तो या तो किसी ऐसे टीचर के लो जो भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए समझाता हो ताकि वो उस चीज को टारगेटेड समझा सके। एकेडमिक्स की लोगे तो फिर प्रॉब्लम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, मैं पोल दे रही हूँ और आप आंसर कीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन असेसमेंट, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में अगर हम बात करें तो आकलन कैसा होना चाहिए। असेसमेंट मतलब आप पढ़ाएंगे तो उसके बाद देखेंगे भी तो सही है, उस दौरान भी देखेंगे कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो गलतियां कैसी कर रहा है, आपको क्या अपने मेथड में परिवर्तन की जरूरत है। ये सारी चीजें असेसमेंट का हिस्सा होती हैं। टेस्ट आप इसलिए करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, आकलन करते हैं, ठीक है। वैसे तो इन शब्दों का अलग अलग मतलब है अपने आप में, बट वो आप जब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में अंतर क्या है। असेसमेंट एक हिस्सा है, इवैल्यूएशन एक पूरी प्रक्रिया है। असेसमेंट आकलन को कहते हैं, मूल्यांकन को हम इवैल्यूएशन कहते हैं, राइट। 89% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब जहां बच्चा एक्टिव है। इज अंडरटेकन थ्रू फ्यू पेरियोडिक एग्जामिनेशंस, भाई बच्चा केंद्र में है, जस्ट आपने कुछ पेरियोडिक एग्जामिनेशन ले लिए, उसको हम कह देंगे जी नहीं। टेक्स प्लेस थ्रू रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, अगेन ये भी लिमिटेड तरीका हो गया। होलिस्टिकली जांचना है बच्चे को हर एक एस्पेक्ट में, संपूर्ण रूप में, सर्वांगीण रूप में, ठीक। डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल, के लेंगे ही नहीं। फिर फीडबैक कैसे मिलेगा अगर आप आकलन नहीं लेंगे। कि मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ पोल ना दूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में इतने % लोग गलत आंसर दे रहे हैं, अभी 86% लोग आंसर सही दे रहे हैं, दैट मीन्स आपका ये टॉपिक क्लियर है, आप इजिली आंसर कर पा रहे हैं। तो ये मुझे साथ के साथ आकलन करके पता लग रहा है पोल में, जो आप लाइव चैट में पोल देख रहे हैं। तो ये जरूरी है। बिना फीडबैक के मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मैं डिस्कस कर रही हूं वो अंदर तक जा भी रहा है दिमाग में कि नहीं, ठीक। तो डी ऑप्शन है, इज कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, सीखने में ही निहित है। जैसे हम अभी सीख भी रहे हैं और आप साथ में असेस भी कर पा रही हूं, मैं आपको टेस्ट भी कर पा रही हूं, वो पोल के थ्रू पता लग रहा है कौन सही दे रहा है कौन गलत दे रहा है, कितने % लोग किस ऑप्शन में कंफ्यूज हैं। जिसमें ज्यादा गड़बड़ आंसर है दैट मींस उस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट है, क्या है, अभिन्न अंग है। सीखने सिखाने का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का अभिन्न अंग है। इवैल्यूएशन, आकलन या मूल्यांकन मतलब जांचना भी एक इंटीग्रल पार्ट है, उसी प्रोसेस के दौरान उसके साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बात हो रही है, एनईपी 2020 पर। व्हाट डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो क्या प्रपोज करती है जो बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हैं, यानी समाज के किसी एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिसको समाज में उस तरह की या तो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या फिर वो पुअर हैं, या हम कहें कि इकोनॉमिकली वीक हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो ऐसे बच्चों को इंक्लूड करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है। एक बार मैं आपको पोल चेंज करके दे देती हूँ, सेम पोल, आज हमारी टीम मेंबर्स भी खाना खाने में लगे हुए हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन का पोल में आंसर दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप बच्चे के हित में सोच पाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी आपको कहां, अभी मैं बताऊंगी। आज कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आपको प्रॉब्लम आनी स्वाभाविक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कहता है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको आप कैसे रिटेंशन रखेंगे। रिटेंशन का मतलब है कि वो स्कूल छोड़ के ना जाएं, वो शिक्षा छोड़ के ना जाएं, वो पढ़ें। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो रोट लर्निंग कराएंगे। रट्टे से कौन रुका है आज तक, रट्टा कोई बहुत अच्छा तरीका तो है नहीं बच्चे को इन्वॉल्व रखने का। फिर आती है बात बी ऑप्शन पे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, यानी आकलन, किस चीज का, आकलन का स्टैंडर्डाइजेशन कर दो। स्टैंडर्डाइजेशन होता है सबके लिए एक जैसा। अब जो वंचित समूह वर्ग से उसके लिए तो डिफरेंशिएटेड होना चाहिए चीजें, उसके अनुसार होनी चाहिए चीजें, तो ये भी गड़बड़ है। फिर आता है सी ऑप्शन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग, यानी कि आप परफॉर्मेंस पे फोकस रखें, कितने % नंबर ला रहे हैं, आपस में कॉम्पीट करा दें बच्चों को, है ना, बैठ के ठीक, कोई बात नहीं, उसी से कर लो। फिर आता है डी ऑप्शन, रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, यानी संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, यानी कि आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे और मीनिंगफुल, जिससे बच्चा रिलेट कर पाए। चाहे वो बच्चा गरीब या अच्छे माहौल से आया है, अच्छा कह सकते हैं हम एक तरह से, कहेंगे बेनिफिटेड माहौल से आया है, एक तरह से ये कह सकते हैं, जिसको एक तरह, मतलब एग्जैक्ट वर्ड मैं मिस कर रही हूं यहाँ पे, जो बेनिफिटेड है एक तरह से सोसाइटी से, जिसको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी जिसका अच्छा है, जिसको सोशली भी अच्छे से एक्सेप्टेंस है, उस बच्चे के लिए भी रिलेटेबल हो और मीनिंगफुल उस बच्चे के लिए भी हो,
जो क्या है, सोशली और इकोनॉमिकली वंचित है या डेप्राइव्ड है, उसके संदर्भ से जोड़िए। ऐसे एग्जांपल्स भी दीजिए जिससे वो भी कनेक्ट कर पाए। अगर आप एग्जांपल देंगे शिमला की जगह सिंगापुर घूमने का या शिमला भी घूमने का, अब जो सोशली और इकोनॉमिक रूप से वंचित है वो तो कभी घर के 4 कोने तक नहीं गया या उस शहर के बाहर नहीं गया, तो एग्जांपल या चीजें जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, दुनिया की सारी पॉलिसी कहती है जो भी अच्छी बात मानेंगी, ठीक है। तो ये तो आपकी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का तो नाम रख दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक बार पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा पोल में। देखिए आंसर कीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन सेवरल मिडिल स्कूल क्लासरूम्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट बॉयज ऑफन रेज देयर हैंड्स टू आंसर मोर देन गर्ल्स एंड टेंड टू डोमिनेट क्लासरूम डिस्कशंस। इन सच कॉन्टेक्स्ट द टीचर शुड, यानी माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में 7वीं 8वीं 10वीं तक भी ये देखा जाता है कि जो लड़के हैं वो कक्षा में उत्तर देने के लिए हाथ लड़कियों से ज्यादा उठाते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लड़कों की संख्या ज्यादा है आंसर करने के लिए, लड़कियों की बजाय लड़कियां इनिशिएटिव नहीं ले रही हैं, ठीक है, ऐसा देखा गया है। और इससे क्या हो रहा है, लड़के डोमिनेट कर रहे हैं डिस्कशन में, क्योंकि वही ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो डोमिनेट कर रहा है, दूसरे वर्ग को यहां पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिल रहा है या वो कर नहीं रही है, पता नहीं क्यों, ठीक। इस कॉन्टेक्स्ट में टीचर को क्या करना चाहिए? अगर आप देख रहे हैं कि आपकी क्लासरूम में लड़कियां हाथ ही नहीं उठाती, लड़के ही इनिशिएट कर रहे हैं और कोई भी डिस्कशन होता है उसमें मेजर पार्ट जो है लड़कों का ही है, लड़कियां इन्वॉल्व भी नहीं होती ठीक से, ठीक है। तो इस बात के साथ आप किस उत्तर पे जाएंगे? आप लोग कह रहे हैं डी 75% लोग, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट दैट बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स। देखो ये कोई सेंस नहीं है इस बात का, ये बिल्कुल ही कोई फैक्चुअल बात नहीं है कि लड़के ही ज्यादा बुद्धिमान है लड़कियों से। अगर कुछ केस में ऐसा है भी, दैट मीन्स उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिली हैं किसी एक कॉन्टेक्स्ट में, है ना। कह दिया जाता है लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं है, भाई आपने जनरेशन से कितनी अपॉर्चुनिटी दी उनको बाहर निकलने की, ड्राइव करने की। तो बेसिकली ये तरीका गलत है, ठीक। हम कहेंगे कि ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट हैं लड़कियों से, ठीक। बी ऑप्शन है एक्सेप्ट दैट गर्ल्स डू नॉट हैव द पोटेंशियल टू स्टडी इन मिडिल क्लास, कि लड़कियों का ना इनको क्लासेस में पढ़ने का, इनको 6ठी 7वीं 8वीं या मिडिल क्लासेस में पढ़ने का इनको अधिकार ही नहीं होना चाहिए, इनमें पोटेंशियल ही नहीं है, सीख ही नहीं सकती। तो फिर हजारों सैकड़ों एग्जांपल्स हैं एटलीस्ट, है ना, चाहे वो शकुंतला देवी का हो, चाहे वो इतने दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं, साइंटिस्ट से लेके सुनीता विलियम्स से लेके और कल्पना चावला से लेके कितने सारे एग्जांपल्स हैं। अगर ऐसा है कि पोटेंशियल नहीं है तो फिर कुछ लड़कियां क्यों आगे जा रही हैं भाई, है। फिर अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, एनालाइज हाउ जेंडर डिफरेंस आर इनबॉर्न एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि ये एनालाइज करना, ये विश्लेषण करना कि जो जेंडर है, जो लिंग विभिन्नताएं हैं वो जन्मजात होती हैं और उनमें कोई संशोधन संभव नहीं है। अब यहां हम फंस गए क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ते हैं, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, नॉट अ इनेट वन, नॉट एन इनेट वन, नॉट अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसका बायोलॉजी से संबंध नहीं है, जेंडर आपने समाज में बनाया है, ठीक है। तो ये बात भी गड़बड़ हो गई। डी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर बचता है, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं। एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड हर ओन पेडागोजी। इस केस में आपको संदर्भ समझना चाहिए कि किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में लड़कियां बिल्कुल इनिशिएटिव नहीं ले पा रही है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं, आप उनको शामिल कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आपके मेथड्स। ओन पेडागोजी का मतलब क्या है, टीचर की पेडागोजी में तो कहीं कमी नहीं है, कहीं वो पार्टिसिपेट ही ना करवा पाए लड़कियों को। अगर वो नहीं कर रही तो आपको ऐसे क्वेश्चंस लाने जिनमें उनका इंटरेस्ट हो, है ना, जिनमें उनको भी मौका मिले बोलने का, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करानी है ताकि वो खुल सकें, उनके इंटरेस्ट एरिया की, उनके कंफर्ट जोन की बात करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे आप एनालाइज करेंगे कि किस संदर्भ में लड़कियां हाथ नहीं उठा रही हैं, रीजन क्या है, और आपकी पेडागोजी में तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना, आप तो कुछ ऐसा कन्वे नहीं कर रहे जो स्टीरियोटिपिकल है। तो डी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। Which of the following defines a progressive classroom, यानी प्रगतिशील कक्षा को कौन परिभाषित करता है? कौन सा एक ऑप्शन प्रोग्रेसिव क्लासरूम को, जॉन डुई याद कर लीजिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम के नाम से, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, लैब स्कूल्स खोले थे उन्होंने शिकागो में 1920s के अंदर अपनी वाइफ के साथ, जिनको एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहा गया। तो बताइए एक बार, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी आगे बढ़ती हुई शिक्षा जिसमें बच्चा केंद्र में है, जिसमें एक्टिविटी केंद्र में है, जिसमें सक्रियता केंद्र में है। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, देखो यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन एग्जाम के लिए पढ़ने की बात नहीं करती, नंबर लाने की बात नहीं करती, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेगी, एक्टिविटी की बात करेगी, ग्रुप लर्निंग की बात करेगी, फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बात तो सुंदर लग रही है, पढ़ने में 84% लोग सही आंसर दे रहे हैं कि अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना, कि बच्चे को अनुभव मिले, वो एक्टिविटी करे, कोई एक्सपीरियंस करे, एक्सप्लोर करे, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, है ना। ये सारी चीजें होती हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, जहां पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जहां बच्चा सेंटर में है।
डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन नहीं होना चाहिए, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड नहीं, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होना चाहिए करिकुलम। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड का मतलब क्या है, बच्चा है शिमला से, आप बातें कर रहे हैं नीचे साउथ इंडिया की, जो उसने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में भी होनी चाहिए चीजें, संदर्भ में होनी चाहिए। टीचर सेंट्रिक पेडागोजी, भाई दुनिया की कोई पॉलिसी ये कहेगी कि टीचर सेंट्रिक होनी चाहिए, वो भी आज की दुनिया में चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, है ना, बच्चे को केंद्र में रखेंगे, क्योंकि बच्चे के लिए सिस्टम है, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है, राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पोल लीजिएगा और जवाब दीजिएगा। पढ़ लेते हैं चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेस्ट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। देखिए बीएस ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसमें भी हमने बात की है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कौन सी हैं, आपका एनालिसिस हुआ, आपका इवैल्यूएशन हुआ, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं जिसमें आपका दिमाग ज्यादा लगता है, आपकी थिंकिंग का जो स्तर है वो हाई होगा। अगर आपको एनालिसिस करना है किसी चीज का, अगर आपको इवैल्यूएशन करना है तो आपको हायर लेवल पे सोचना पड़ेगा। इनको आपने कभी पेपर में देखा भी होगा या बुक्स में देखा भी होगा, हॉट्स और लॉट्स कहा जाता है। 77% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। चलिए आएंगे, पहले उससे पहले समझ लेते हैं। अच्छा ये तो हमारी किशोरावस्था क्लास में हुई थी, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें किसकी, हॉट्स की, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, एच फॉर हायर, जिसमें दिमाग ज्यादा लगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग, चिंतन क्षमता ज्यादा लगेगी, स्किल्स, ठीक है जी, थिंकिंग स्किल्स, ठीक। दूसरे होते हैं लॉट्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिनमें ज्यादा जो संज्ञानात्मक क्षमता या चिंतन क्षमता है वो ज्यादा नहीं लगती, हॉट्स में ज्यादा लगती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में, ठीक। अब हॉट्स में क्या एनालिसिस और इवैल्यूएशन जैसी चीजें हैं, एनालिसिस हुआ, इवैल्यूएशन हुआ, सिंथेसिस हुआ, ये सारी चीजें आती हैं। तो कौन सा एक क्वेश्चन है जिससे आपको पता लगेगा कि बच्चे की विश्लेषण की क्षमता, उसके एनालिसिस और इवैल्यूएशन की क्षमता को हम जांच रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया एंड व्हाई। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि आपको निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अंतर क्या पाया जाता है या क्या अंतर नजर आता है और क्यों। मतलब अगर मैं कहूं कि मैं अगर तबीयत मेरी सीरियस खराब होती है तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह प्रेफर करूंगी कि मैं प्राइवेट जाऊं, इसका रीजन क्या हो सकता है, या दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइवेट सेक्टर में यानी प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में और गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में या पब्लिक में अंतर क्या है और क्यों है ऐसा अंतर। अब इसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि वहां सुविधाएं ज्यादा हैं, तेजी से काम होता है, आपको बस छोड़ नहीं दिया जाता है ना, इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि वो पैसा ले रहे हैं और वॉट एवर इट इज, ठीक। तो अब यहाँ पे आप सोचोगे और अच्छे रीजन सोचोगे, ऐसे नहीं होगा बस मुंह उठा के कह दिया कुछ भी, अरे प्राइवेट अच्छा है तो क्यों अच्छा है, कुछ तो गवर्नमेंट भी अच्छे होंगे, वो कैसे अच्छे हैं, बाकी क्यों नहीं हो पा रहे। तो ये बेसिकली आपको सोचने पे मजबूर करेगा, आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगेंगी। एनालिसिस पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप एक प्रॉब्लम को, उस पर सोचोगे एक एक हिस्से पे, फिर इवेल्युएट करोगे कि क्या सही है और क्यों सही है, ये सारी थिंकिंग स्किल्स आपकी यहाँ यूज हो जाएंगी। लेकिन बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, व्हाट डज द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 स्टेट, अगर ये पूछ लिया कि जो नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 है वो क्या प्रस्तावित करता है, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें नॉलेज लगेगी, इसमें अंडरस्टैंडिंग भी नहीं लग रही, नॉलेज लग रही है। सिंपल आपने डिफाइन करके बता दिया कि ये चीजें थी उसमें, इसमें कहां दिमाग लगाया आपने, ठीक है, ये तो याद किया हुआ है बस। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, अब इस केस में भी आपको पता है ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपने थोड़ी अलग से स्टेट्स बना दिए कुछ सोच के। फिर है हाउ आर दी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड, ये भी सीधा प्रोसेस होगा इसका भी, तो इसमें भी एनालिसिस और इवैल्यूएशन नहीं लग पाएगा। तो सिर्फ ए ऑप्शन ही सही है जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगेंगी, बाकी सब में लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगेंगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर स्कूल्स, यानी वो बच्चे जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, उनको रेगुलर स्कूल्स में अगर आपको इंक्लूड करना है, रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाना है जहां बाकी बच्चे भी पढ़ते हैं जिनको शायद कुछ समस्या ना हो या कोई दिव्यांगता ना हो, ठीक। अगर उस केस में हम बात करते हैं तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 क्या कहता है, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऐसे बच्चों को इंक्लूड करने में रेगुलर स्कूल में क्या कहेगा जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है। पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, बात सही है कि उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए जिनको कोई भी समस्या है, देखने में, चलने में, फिरने में, सोचने में, व्हाटएवर इट इज, तो उनको थोड़ा टाइम आपको एक्स्ट्रा देना चाहिए। मतलब आपने बच्चे को इंक्लूड कर लिया जिसको समस्या है उसको भी, बात तो ठीक है। फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब टू मीट द स्टूडेंट्स नीड, बिल्कुल सही बात है कि आप क्या है, एक स्क्राइब यानी लिपिक जिसको हम कहते हैं, अगर बच्चा लिख नहीं सकता तो उसके साथ एक स्क्राइब जाएगा जो लिखेगा उसका पेपर, वो बता देगा, ठीक। तो ये बात भी सही है। कंपलसरी सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज कोर्सेज, ये गड़बड़ है कि कंपलसरी आपको सेकंड थर्ड लैंग्वेज पढ़नी ही है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है।
फिर आता है डी ऑप्शन, रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर इंडिविजुअल नीड्स, जरूरत पड़ने पे ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, एकोमोडेट करना मतलब एडजस्ट करना, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ठहराना, वहां पे घर दिला देना। ठीक है, तो आंसर जो है इसका वो सी सही है। आगे बढ़ेंगे, इसकी बात नहीं करता, अगेंस्ट है ये बात। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 सेज, पढ़िएगा, टू एड्रेस द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर। ध्यान से पढ़िएगा, रुकावट क्या है, बैरियर क्या है ना, हिंड्रेंस क्या है डाइवर्स लर्निंग नीड्स के बारे में। डाइवर्स मतलब जहां विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, उनको सिखाने में दिक्कत क्या एक चीज देगी, पोल लीजिए, जवाब दीजिए, मजे कीजिए। क्वेश्चन समझ नहीं आया, ऐसे कैसे नहीं आया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार कौन सी एक चीज अगेंस्ट है ये पूछा था, है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए आपको इस क्लास में, क्योंकि मेरी स्पीड खुद की भी तेज रहती है ना। और लाइक शेयर आप करते नहीं हो, भूल जाते हो, जो लोग करके जाते हैं वो कहेंगे हमारा क्या दोष था, है। देखो एक बार, अब देखो, वाह कोई बात नहीं, खुद से पबजी खेलती रहती हूँ, बॉटल्स गिराती रहती हूँ, उसी में खुश हो जाती हूँ। चलो, तुमको बहुत हंसी आ रही है? सब्जी लवर है, बीजेएमआई बोलता है मेरा भाई, पबजी नहीं कहते आज की दुनिया में। देखो एक बार आगे बढ़ते हैं। बताइए फटाफट, 5 का डी, कोई सी कह रहा है, 7 क्वेश्चन चल रहा है भाई, आप 5th का आंसर क्यों कर रहे हो, छोटे बच्चे हो क्या। देखो एक बार 7th का सी। अगर हम बात करें यहाँ लखन कह रहा है दीदी ये जोक पुराना हो चुका है, अब इसे बंद कर दो। देखो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, एंगेजमेंट इन दी एक्टिविटीज इन मल्टीपल वेज, यानी आप विभिन्न तरीकों से एक्टिविटीज में संलग्न कराओगे बच्चों को, बिल्कुल ठीक बात है, ये बैरियर थोड़ी है, ये तो पॉजिटिव बात है। फिर आता है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इन मल्टीपल वेज, ये बात भी सही है कि डाइवर्सिटी की बात है कि डिफरेंट तरीके से बच्चे को, या डिफरेंट नीड्स वाले बच्चे वहां हैं और अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। फिर आता है लेबलिंग एंड रैंकिंग, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये दोनों ही वर्ड इतने खराब वर्ड हैं बच्चों के लिए कि आप बच्चों पे ठप्पा लगाएं, लेबल करें कि ये टॉपर है, ये स्लो है, ये ऐसा है, और रैंक करें कि तुम तो 3rd आते हो, तुम तो 8th आते हो, तो ये गड़बड़ है। फिर है डी ऑप्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज, यानी कई तरीके से आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात भी सही है। तो सी ही नेगेटिव है, क्योंकि लेबल और रैंक करने की बात कर रहे हैं, बाकी सारे सही हैं, तो इसका आंसर आप आसानी से दे पा रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस मुश्किल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, जवाब दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज को, यानी कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम, अपनी बात को कहने में प्रॉब्लम और दूसरे की बात को समझने में समस्या, किस एक डिसेबिलिटी का हिस्सा है, किस एक अक्षमता का हिस्सा है। श्वेता तिवारी कह रही है डी। चलो अभी आएंगे। डिसकैलकुलिया होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो यहाँ समझने और कम्युनिकेशन स्किल की तो बात ही नहीं है। ठीक है, डिसग्राफिया होता है लिखने से संबंधित, राइटिंग रिलेटेड, यहां बात हो रही है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और समझ नहीं पा रहे, लिखने की तो बात ही नहीं हो रही। डिस्फोरिया होता है उत्साह की कमी हो गई, वो भी नहीं है। दिस इज डिस्फेजिया, यानी कि गति समन्वयन वैफल्य कह लीजिए इसको। डिस्फेजिया, बेसिक डिस्फेजिया भी कह सकते हैं हिंदी में भी। डिस्फेजिया है कि आप अपनी बात को कहने में और सामने वाले की बात को कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में, मान लीजिए मैंने कुछ समझाया, आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना, आसानी से समझ नहीं आ पाता, तब क्या है, डिस्फेजिया हो सकता है। हमेशा नहीं, जनरल बातों में नहीं, इन बच्चों को बेसिक चीजें समझने में भी दिक्कत होगी, मुश्किल क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, बेसिक चीजों में भी, तो वो कम्युनिकेट करने में भी अपनी बात को और दूसरे की बात को समझने में भी, कॉम्प्रिहेंड करने में भी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग 76% लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप एक बार। क्वेश्चन है, टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिस्ग्राफिया इट इज इंपॉर्टेंट टू, ये अनश्योर नहीं होगा, एंश्योर होगा, ई होगा ये। ठीक है, यानी लेखन वैफल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, यानी जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है उनको भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं, इंक्लूजन चाहते हैं उनका भी क्लासरूम में, इसके लिए आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है अलाउ यूज ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर और लैपटॉप इन अ क्लास। अब आप इसमें घूम गए, है ना, चक्कर आ गए कई लोगों को आंसर करने में। 32% लोग कह रहे हैं डी, जो कि आंसर है ही नहीं। 9% ए, अच्छा सही है, आप तो ऐसे जज्बात पलट दिया आपने, है ना, हालात माहौल सब पलट दिया आपने, ए ऑप्शन पे आगे सारे के सारे, अभी तो डी पे थे, हैं, क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए थे, इसका सिंपल मतलब है। अभी आप आंसर सही कर रहे हैं, एटलीस्ट 50% लोग आंसर सही कर रहे हैं, उतना भी काफी है, बट इससे ज्यादा ही होना चाहिए। बात हो रही है कि एंश्योर करना है, यानी सुनिश्चित करना है, अनश्योर नहीं करना।
ठीक है, अनश्योर नहीं है वो वर्ड, एनश्योर है कि सक्सेसफुली आप इंक्लूड कर सकें किन बच्चों को, डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को, जिनको लिखने में समस्या होती है, उनको आप इंक्लूड कर सकें, उनको भी जांच सकें, इसके लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा। अगर हम बात करें तो अलाउ यूज ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर और अ लैपटॉप इन दी क्लास। हाँ देखो, जिसको लिखने में दिक्कत है उसको ऑडियो रिकॉर्डर का यूज करा दो कि भाई तुम बोल के बता दो या सुन के बता दो, अगर लिखने में दिक्कत है तो। लैपटॉप का भी यूज करें, लैपटॉप में लिखना थोड़ी होता है, टाइप करेंगे या बाकी तरीके हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, दोनों ही चीजें पॉजिटिव हैं, जो कि आप लोग अब सही दे भी रहे हैं उत्तर, 64% लोग। एक्सटेंसिवली यूज रिटन टेस्ट, जिसको लिखने में दिक्कत है उसके लिए रिटन टेस्ट ही यूज कराओगे, मतलब ये तो टॉर्चर करने वाली बात हो गई। फिर है सी ऑप्शन, मेक इट कंपलसरी टू राइट ऑन प्लेन अनरूल्ड शीट्स। इनके लिए रूल्ड शीट्स पे लिखना मुश्किल होता है, आप अनरूल्ड पे लिखवाओगे। कई लोग जिनको डिस्ग्राफिया नहीं भी है उनसे भी आज तक सीधी लाइन में नहीं लिखा जाता, व्हाइट पेपर पे या अनरूल्ड पे या प्लेन पेपर पे, और इनको तो डिस्ग्राफिया है, तो ये तो और उल्टी बात हो गई। सेट फिक्स्ड, इनके लिए तो प्रॉपर आप रूल्ड शीट्स रखिए जिसमें एक प्रॉपर स्पेसिंग हो। सेट फिक्स्ड टाइमलाइन टू फिनिश द गिवन वर्क। आप लोगों ने सबसे पहले उत्तर ये दिया था, क्या सोच के दिया था, फिक्स टाइमलाइन तो हमें रखनी ही नहीं होती वैसे भी किसी के लिए भी, और ये तो वो बच्चे जिनको कोई समस्या है तो इनके लिए तो फिक्स्ड या रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए टाइम, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हो आप। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सारे गड़बड़ हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता वाले बच्चों की कौन सी एक विशेषता नहीं है, नॉट लिखा है बड़ा बड़ा कैपिटल में, कौन सी विशेषता रचनात्मक या सृजनात्मक बच्चे की नहीं है। सृजनात्मक मतलब जो कुछ नया, कुछ ओरिजिनल, कुछ डिफरेंट सोच सके, बताइए कौन सी एक विशेषता नहीं है, नॉट पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, नॉट पूछा है। अगर हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है, देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर ऑफ हायर ऑर्डर, यानी उनकी समस्या समाधान की जो क्षमता होती है वो उच्च कोटि की होती है, अच्छे स्तर की होती है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग तेजी से कर लेते हैं। हाँ ये तो क्रिएटिविटी का एक लक्षण है, बट नॉट पूछा है हमसे, तो ये तो नहीं हो पाएगा। दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाँ बिल्कुल सही बात है, डाइवर्जेंट वेज यानी डिफरेंट डिफरेंट वेज से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तभी तो क्रिएटिव है ना, तभी तो कुछ नया सोच सकते हैं। फिर आता है सी ऑप्शन, दे हैव लो सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी टू लर्न न्यू टॉपिक्स। भाई जो क्रिएटिव है, जो कुछ डिफरेंट सोचता है, कुछ नया सोचता है, उसमें लो नहीं हो सकता क्यूरियोसिटी, उसमें जिज्ञासा की कमी नहीं हो सकती, उसमें तो जिज्ञासा की प्रचुर मात्रा पाई जाएगी, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होगा, क्यूरियस होगा, हर चीज को लेकर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, एक जिज्ञासा, एक उत्साह आता है कि ये क्या है, ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है, ठीक, तो ये लो नहीं हो सकता क्रिएटिव बच्चे में। दे ऑफन कम अप विद नोवल आइडियाज एंड इनोवेशंस, ये बात तो बिल्कुल मानी जाती है कि नोवल आइडियाज, नए नए आइडियाज आएंगे जो क्रिएटिव बच्चा है, तो हमसे नॉट पूछा था इसलिए आंसर सी है। अब आप लोग नॉट वाले क्वेश्चंस तो सॉल्व करने लग गए, उसका मतलब 85% लोग कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, देखिएगा एक बार, टीचर्स इन मिडिल ग्रेड क्लासरूम शुड, मिडिल ग्रेड क्लासरूम्स क्या है, 6th 7th 8th 9th तक, 8th तक स्पेशली। अगर हम बात करें तो टीचर्स जो है मिडिल माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में उनको क्या करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, बी ओपन टू मेक अडेप्टेशंस एज पर लर्नर्स नीड, यानी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अपने तरीके में परिवर्तन कर सकते हैं वो, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर आती है बात बी ऑप्शन की, फोकस देयर अटेंशन मेजरली ऑन हाई अचीवर्स, अगर सिर्फ हाई अचीवर्स पे ही ध्यान देंगे तो फिर बाकी बच्चे कहां जाएंगे, तेल लेने। फिर आता है सी ऑप्शन, इग्नोर लर्नर्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, भाई लर्नर डाइवर्सिटी आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, जब डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट नीड के अनुसार आपको सिखाना है। यूज वन स्टैंडर्डाइज्ड मोड, जी नहीं, यूनिवर्सल या स्टैंडर्डाइज्ड मोड नहीं, डिफरेंशिएटेड मोड आपको अपनाना है, डाइवर्स मोड अपनाना है, आकलन का भी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओपन होना चाहिए एक टीचर को अडेप्ट करने के लिए, बच्चे की नीड के अनुसार सिखाने के लिए, ठीक है। क्लासरूम वैसे यहाँ कोई भी होगी तब भी यही मैटर कर, यही होगा उत्तर। बहुत ही प्यारा आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन, जिसमें है असर्शन यानी एक स्टेटमेंट और साथ में रीजन, बताइएगा स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है, while teaching a concept, a teacher should encourage her students to brainstorm the instances and examples of contrast, यानी कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाते समय एक टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को कहे कि इसके ऑपोजिट एग्जाम्पल सोच के देखो, जैसे ये पेन है तो पेन क्या नहीं होगा ये सोच के देखो, है ना, ये बर्ड्स हैं तो बर्ड्स क्या नहीं होती, बर्ड से अलग क्या चीज होती है, ऑपोजिट या अलग, वो सोच के देखो। रीजन क्या है इसका, रीजन है नॉन एग्जाम्पल्स डोंट प्ले एनी रोल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट, यानी जो गैर उदाहरण है इनका कोई रोल नहीं होता कॉन्सेप्ट को समझने में। सबको चक्कर आए, है ना। ए ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग, 35% लोग, गलत है जो कि
बोथ ए एंड आर ट्रू हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो आर है ये फॉल्स है, आर इज फॉल्स, तो ये रीजन ही गलत है। ठीक, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों तो एक जैसे हो ही नहीं सकते, ट्रू भी नहीं हो सकते, फॉल्स भी नहीं हो सकते। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये बात सही है, 48% लोग सही कह रहे हैं अब। ठीक, बोथ ए एंड आर फॉल्स ये नहीं कह सकते, क्योंकि ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन ने क्या कहा है, जब आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो जो एग्जाम्पल आपने दिए उनका ऑपोजिट या गैर एग्जाम्पल्स, नॉन एग्जाम्पल्स भी सोचें बच्चे, कि जो पेन नहीं है वो क्या है। या फिर अगर हम बात करें, जैसे मैं हर रोज आपको बताती हूं कि मान लीजिए, अभी मेरे पास ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है यहाँ, कि ये पेन का उदाहरण है। ठीक है, अब बच्चों को आपने कहा पेन के अलावा कोई और उदाहरण सोचो जो पेन ना होता हो, तो हो सकता है कोई कहे कि क्लिप जो बालों में लगती है वो पेन नहीं है, तो ये क्या हुआ, नॉन एग्जाम्पल हुआ, जो उस चीज से अनरिलेटेड है, जो डायरेक्टली उस चीज को क्लियर कर जाएगा कि अंतर क्या है। अगर कोई कह रहा है कि बर्ड का एग्जाम्पल दो और आपको कहे बर्ड का नॉन एग्जाम्पल सोचो, यानी जो बर्ड ना हो, तो कोई बच्चा कहेगा रैबिट है जी, वो बर्ड नहीं होता। ठीक, तो क्या हुआ, नॉन एग्जाम्पल्स भी हेल्प करते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग में, तो नॉन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है ये कहना फॉल्स हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है, क्योंकि वो नॉन एग्जाम्पल्स को इंपॉर्टेंट मानता है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, few students in a class were not able to achieve the individual learning goals set for them in such a scenario a teacher should। यानी एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे, जो उनके लिए इंडिविजुअल गोल सेट किए गए हैं कि भाई तुम इस चीज में अच्छे हो, इतना तो तुम कर ही लोगे, इतने % तो तुम ले ही आओगे, या कुछ भी इस तरह का कोई भी एक्टिविटी थी वो अचीव नहीं कर पाए। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए एज अ टीचर। तो पहला ऑप्शन है कंसीडर देयर फेलियर एज डिसऑनरेबल एंड शेमफुल। इस चीज को आप कहोगे कि भाई तुम तो अपमानजनक काम कर दिया, तुम तो फेल कैसे हो सकते हो, तुमको तो अचीव करना ही था, रोबोट थोड़ी है बच्चा। फिर है बी ऑप्शन, एक्सपेल दीज स्टूडेंट्स एंड रिकमेंड देम टू अ स्पेशल स्कूल। आप कहोगे यहाँ से भाग लो, है ना, एक्सपेल कर दिया आपने, निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया और कहा कि स्पेशल स्कूल में जाओ, तुम तो स्पेशल बच्चे हो, तुम नॉर्मल काम नहीं कर पाओगे यहाँ पे, तो ये भी गड़बड़ है। फिर है सी ऑप्शन, कीप वेरी लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फ्रॉम देम इन फ्यूचर एंडेवर्स। ये भी गलत बात होगी कि आप उनसे एक्सपेक्टेशन ही अपनी कम कर दो। भाई आपको जब पता है कि उनमें इतना करने की क्षमता है, तो आप उनको कहोगे ना अगली बार और मोटिवेट करोगे, आसान बनाने की कोशिश करोगे, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करोगे टास्क को। ऐसा थोड़ी आप उनसे एक्सपेक्टेशन ही कम कर लोगे, अरे यार तुमने तो इस बार इतना किया 8, तुम ना अगली बार 6 ही कर लेना, बहुत हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ये लो एक्सपेक्टेशन हो गई, जबकि हमें पता है कि टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चे की लर्निंग पे प्रभाव डालती है, इंपैक्ट करती है, तो आपको लो एक्सपेक्ट नहीं करना। फिर है डी ऑप्शन, फेलियर एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये बात बिल्कुल सही है कि जो फेलियर है या एरर्स हैं, बच्चों की गलतियां हैं, वो सीखने सिखाने की या विकासात्मक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है लर्निंग का ही। ठीक है जी, ऐसा हो सकता है कोई सीखे और कभी गलती ना करे, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जवाब दीजिए, पढ़िए, पोल में आंसर कीजिएगा आराम से। 4300 लोग देख रहे हैं हम लोग, अभी जुड़े हुए हैं 10:15 बजे, और 2600 लोगों ने लाइक किया है। कहाँ है लगभग 1700 लोग हैं? देखिए एक बार, बहुत ही बढ़िया, 66% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं, टीचर इंटेंड्स टू असेस डिक्लेरेटिव नॉलेज अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। एक होती है प्रोसीजरल नॉलेज, दूसरी होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज। जिन लोगों ने मेरे साथ इंग्लिश पेडागोजी की होगी, ये चीज हमने डिस्कस की हुई है। डिक्लेरेटिव नॉलेज, आपको फॉर्मूला पता है, आपने डिक्लेयर कर दिया, अच्छा ये बराबर ये होता है, बॉर्ड मास का जो है नियम है। अगर हम बात करें प्रोसीजरल की, स्टेप बाय स्टेप आप किसी चीज को करके दिखाएं, भाई साइकिल सिखानी है तो ये प्रोसीजर है। डिक्लेरेटिव नॉलेज यानी सिंपल फैक्ट आपको बता दिया जाए। डी ऑप्शन कह रहे हैं 78%, चलो आएंगे। हाउ टू बेक अ केक, ये भी प्रोसीजर हो जाएगा, तो ये डिक्लेरेटिव नहीं है। हाउ टू बैलेंस अ बाइसिकल ऑन अ रफ टेरेन, ये भी प्रोसीजरल है, डिक्लेरेटिव नहीं है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, ये सीधा सीधा डिक्लेरेटिव नॉलेज है जो आपको पता है और आपने तुरंत से प्रेजेंट कर दी। लेकिन जो डी ऑप्शन आप लोग आंसर कर रहे हैं वो प्रोसीजरल नॉलेज है, वो डिक्लेरेटिव नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सॉइल प्रिपरेशन फॉर व्हीट प्लांटेशन, ये प्रोसीजर है, सीधा सीधा प्रोसीजर पूछा और आपने डिक्लेरेटिव का आंसर दे दिया है। क्या कहें इसको, पानी वानी पी के बैठा करो यार।
गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया, ये तो अपने आप में प्रोसीजर है, डिक्लेरेटिव होता है जिसको आप फैक्ट्स में बता सको, कोई डेफिनेशन है, कुछ है, इस तरह की चीजें जैसे फॉर्मूला है, डेफिनेशन है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, बहक जाते हो लास्ट तक क्वेश्चन आते आते। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आ टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन समझते हो, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, प्लानिंग, रिव्यूइंग, इवैल्यूएटिंग, सेल्फ इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें मेटाकॉग्निशन में आती है कि आप नेक्स्ट लेवल थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक, अमंग हर स्टूडेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स वोंट बी हेल्पफुल। मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एक चीज हेल्पफुल नहीं होगी, वोंट बी हेल्पफुल यानी विल नॉट बी हेल्पफुल। इवैल्यूएट करना, ये तो मैंने भी आपको बताया, इवैल्यूएट करना आपका रेगुलेशन हो गया, प्लानिंग हो गया, रिव्यू हो गया, ये तो मेटाकॉग्निशन के लक्षण हैं। मॉनिटरिंग भी एक तरह से कंट्रोल कर रहे हो आप, अपनी ही प्लानिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, मेटाकॉग्निशन का ही हिस्सा है। बट रोट मेमोराइजेशन, रटने से मेटाकॉग्निशन नहीं होता। मेटाकॉग्निशन में तो आपको अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, नेक्स्ट लेवल कॉग्निशन स्किल्स चाहिए, चाहे वो प्लानिंग हो, रिव्यूइंग हो, सेल्फ कंट्रोल हो, मॉनिटरिंग हो, ये सारी चीजें। तो रोट मेमोराइजेशन इसका हिस्सा नहीं होगी। आप लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं 84% लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ताली बजा दीजिए अपने लिए, बहुत अच्छे जवाब दिए आपने आज। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कंसिडर्स लर्निंग एज। रचनावादी अप्रोच जो है वो अधिगम को कैसे देखती है। रचनावादी अप्रोच अधिगम को कैसे देखती है। रचनावादी मतलब जिसमें बच्चा एक्टिव है, बच्चा ज्ञान का सृजन करता है, बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। बताइएगा फटाफट से, जल्दी से बताओ। 14 समझ नहीं आया किसी को, सेविका कह रहे हैं अभी बताएंगे, 2 मिनट रुको, पहले 16 कर लें, 20th कर लें, फिर उसके बाद 14 पे आएंगे सीधा। 85% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन। बिल्कुल सही बात है, जहां बच्चा एक्टिव है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। डिसऑर्गेनाइज्ड एंड यूनिलेटरल नहीं, बायलेटरल होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। और डिसऑर्गेनाइज्ड क्यों, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। इडियोसिंक्रेटिक एंड डिस्कनेक्टेड, भाई कनेक्टेड होनी चाहिए और सिंक्रोनिक होनी चाहिए। इंटरएक्टिव एंड एक्टिव, ये बात सही है, इसमें बच्चा एक्टिव है तो कंस्ट्रक्शन हो पाएगी नॉलेज की। पैसिव नहीं हो सकता बच्चा, जहां कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। प्याजे वाइगोस्की कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, एनसीएफ आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलॉसफी के साथ या स्कूल ऑफ थॉट के साथ चलता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पोल लगा दो उसके बाद देखिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज लाइकली टू हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। यानी कौन सी एक चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हिंडर करेगी, बैरियर बनेगी, बाधा बनेगी समस्या समाधान कौशल में। यानी समस्या समाधान जब आप कर रहे हैं तो कौन सा एक ऑप्शन होगा जो प्रॉब्लम की तरह सामने आएगा, जो हेल्पफुल नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अंकिता गुप्ता कह रही है मैम बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ, एग्जाम जुलाई तक होगा कि सीटेट दे सकता है, क्या सीटेट दे सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर के तो एग्जाम हो जाएंगे ना आपके तब तक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप वैसे भी टेक्निकली सेकंड ईयर में आ जाओगे। और जुलाई में नहीं हो रहा सीटेट, मतलब अभी तक तो नहीं दिख रहा है यार। हो जाए तो मैं तो चाहती हूँ हो जाए, बट मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है। अगर हम बात करें क्वेश्चन 17 की, हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो अगर हम बात करें समस्या समाधान की, देखो उसमें लिखा होता है पेपर में कि अगर आपका 2020 से 2022 का सेशन है, मतलब आप अगर 2022 में पास हो रहे हो, आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी तो आप दे सकते हो सीटेट। तो वो आपको उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि आपकी 2022 में डिग्री कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं, चाहे आप फिर फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो। तो वो बेसिकली अगर हिसाब लगाओगे तो उस हिसाब से सेकंड ईयर में निकलोगे आप। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं कौन सा एक स्टेप है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनेगा, तो 86% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन। एक्टिवेटिंग द स्कीमा टू कॉम्प्रिहेंड द प्रॉब्लम, यानी स्कीमा को एक्टिवेट करना समस्या को समझने के लिए, ये तो हेल्प करेगा, हिंड्रेंस थोड़ी बनेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इससे तो मदद मिलेगी, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फोकसिंग अटेंशन ऑन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, भाई जिस चीज को सॉल्व करना है उसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करो। गेटिंग स्टक ऑन वन फिक्स्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, देखो कभी भी कोई भी अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा वो किसी भी एक तरीके पे नहीं अटक जाएगा, अरे ये चीज काम नहीं कर रही चलो छोड़ देते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, फिर आपकी एक चीज काम नहीं कर रही दूसरी करेगी। बोला जाता है ना भाई, अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा, दैट मींस अभी तो अल्फाबेट में और भी बहुत सारे लेटर्स हैं, बी सी डी ई एक्स जेड तक कुछ तो काम करेगा। तो मल्टीपल वेज में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, फिक्स्ड वे नहीं, रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुल मिला के प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए किसी भी मेथड से हो। ठीक, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, ये तो अच्छी बात है, तो सी ऑप्शन ही है जो हिंड्रेंस बन सकता है। अब आते हैं लास्ट